हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आपके पक्ष में गवाही दे सकता है, आपको किसी क्रिमिनल केस में बचा सकता है, बरी करवा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो है व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस जो है एविडेंस में बहुत चलने लगी हैं। हम अपने पक्ष की ऑडियोज, वीडियोस और चैट्स को जो है पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, हम कोर्ट में पेश करते हैं ताकि हम जो है किसी इल्ज़ाम से बच सकें और दूसरी पार्टी को जो है हम दोषी साबित कर सकें। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा एविडेंस, इसके बारे में मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो सेक्शन 65B है इंडियन एविडेंस एक्ट की, उसमें जो है एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का जो है प्रावधान किया गया है। सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट जो है लगाकर ये इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है और जो है आपको एक अक्यूज्ड होते हुए आप उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, उनको कैसे जो है पेश करना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मेरी चर्चा का जो विषय है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से आप जो है किसी इल्ज़ाम से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, कोई कानून बताता हूं, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उसके रेफरेंस में, उसकी सपोर्ट में कोई केस में आपके साथ डिस्कस करूं ताकि जो है आपको पूरा कानून समझ आए, पूरी प्रक्रिया समझ आए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के संबंध में मैं आपके साथ एक जजमेंट जो है आज शेयर करूंगा और ये जजमेंट जो है अंबाला की है, हरियाणा के स्टेट की, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से एक पाकिस्तानी नेशनल अपने इल्ज़ामों से बरी हो गया। कैसे हुआ, मैं आपको पूरा केस बताता हूं। दोस्तों, 14 अगस्त को एक पाकिस्तानी नेशनल जिसका नाम अली मुर्तजा असगर था, 32-33 साल का लड़का था, वो इंडिया घूमने आया हुआ था और जो है उसको पुलिस ने दिखाया कि उन्होंने बस स्टैंड अंबाला के आसपास से उसको गिरफ्तार किया और उस पर जो है इल्ज़ाम था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3A और 3C के तहत कि वो जो है इंडिया की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जो है अपने देश की खुफिया एजेंसी जो है ISI जो है उसको सप्लाई करता है। और एक और उस पर इल्ज़ाम था कि उसने जो है सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि उसके पास अंबाला में घूमने की परमिशन नहीं थी वीज़ा के मुताबिक, लेकिन वो संदिग्ध हालत में जो है अंबाला की सड़कों पे घूमता हुआ मिला और उसको पुलिस को शक था कि वो जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, जब उसको पकड़ा गया तो उससे मोबाइल बरामद किए गए, सिम बरामद किए गए, उसके जो दूसरे सामान था उसको जब्त किया गया और उसको पुलिस स्टेशन में, पुलिस लॉकअप में डाल दिया गया। फिर परमिशन मांगी गई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है हाई कमीशन की कि क्या इन पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी सेक्शन 3A 3C के तहत मुकदमा चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने इसकी परमिशन नहीं दी, इसलिए उस व्यक्ति को, पाकिस्तानी नेशनल को सेक्शन 14 जो फॉरेनर्स एक्ट की है उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो दोस्तों, पुलिस ने इसमें दावा किया कि उस व्यक्ति को, असगर को, 14 तारीख की रात को, मतलब जो 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का जो मौका होता है उससे पहले एक दिन रात को 11:15 को पर जो है बस स्टैंड के एरिया से उसको अरेस्ट किया गया और वो जो है मिस्टीरियस उसमें सिचुएशन में घूम रहा था, संदिग्ध था, सस्पेक्टेड था और उस पर जो है क्योंकि वहाँ पर कैंट एरिया पड़ता है आर्मी का, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कैंट एरिया से जो है इंफॉर्मेशन चुरा के वहाँ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेके दुश्मनों को सप्लाई करता था। तो दोस्तों, लेकिन वो जब सेक्शन 3A तो 3C ड्रॉप होने के बाद फिर उस पर मुकदमा चलाया गया
कि वो उसने वीज़ा में परमिशन ना होते हुए भी अम्बाला एरिया में वो रोमिंग कर रहा था। तो दोस्तों जब ये केस कोर्ट में गया तो जो डिफेंस का एविडेंस था उसमें एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो असगर था उसने अपना एक जो ईमेल आईडी होती है वो अपने गूगल अकाउंट से लॉक की हुई थी। इसलिए जब भी वो जहाँ भी जाता था, चाहे वो बस स्टैंड पे जा रहा हो या रेलवे स्टेशन पे जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, उसकी लोकेशन जो है शो होती थी और बाकायदा जो है उसकी लॉगिंग होती थी, कितने बजे से लेके कितने बजे तक वो किस जगह पे था। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था। पुलिस ने जो है अपने तरीके से उसको चार्जेस में लगाया और जो है उसी ढंग से जो है कोर्ट में चालान पेश कर दिया। लेकिन जब डिफेंस एविडेंस की बात आई तो असगर ने बताया कि भाई उसका जो मोबाइल फ़ोन है, उसका जो ईमेल अकाउंट है वो गूगल टाइमलाइन हिस्ट्री के साथ जो है अटैच है। गूगल टाइमलाइन के साथ उसका जो है पूरा ब्यौरा उसमें आ जाता है। तो दोस्तों अब डिफेंस ने ये प्रूव किया कि पुलिस ने उसे जो है बस स्टैंड के एरिया से नहीं पकड़ा था, उसमें टाइम भी गलत थी और लोकेशन भी गलत थी। क्योंकि गूगल टाइमलाइन लोकेशन हिस्ट्री के मुताबिक वो उसकी जो लोकेशन थी जहाँ से वो पकड़ा गया वो थी रेलवे स्टेशन, और वो भी जो है वो गोल्डन टेम्पल मेल में जो है अपने बर्थ में बैठा हुआ था कि अंदर पुलिस पार्टी आई, उसको जो है सस्पेक्टेड के तौर पे उसको जो है अरेस्ट किया गया। जबकि पुलिस ने यह दावा किया कि वो बस स्टैंड से जो है 14 तारीख को 11:15 पर उसको पकड़ा गया। और दूसरा उसका लोकेशन जो है जो जहाँ पे उसको पुलिस स्टेशन में रखा गया, उसके मोबाइल का लोकेशन सुबह 5:10 से लेकर जो है 9 बजे तक वो एक पुलिस स्टेशन का दिखाया गया। जबकि उसको पकड़ा रात को गया, लेकिन उसकी मोबाइल की लोकेशन मॉर्निंग की आ रही है पुलिस स्टेशन में। तो जो कोर्ट ने जो है पूरा एविडेंस देखा और ये कहा कि भाई अगर आपने इसको रात को 11:15 पर पकड़ा है तो ये जो है इसका मोबाइल फ़ोन सुबह 5 बजे जो है पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है। तो वहाँ पर पूरा जो है एक सस्पेक्टेड जो है एक पूरा डाउटफुल प्रोसिक्यूशन की स्टोरी बनी और धीरे धीरे करके सारी परतें खुलती रही और ये जो है बाद में सामने आया कि वो गोल्डन टेम्पल मेल है, ट्रेन जो है जो मुंबई से अमृतसर जा रही थी, वो उसमें से जो है उसको उसके बर्थ से पकड़ा गया 1 बज के रात को, मतलब 14 की रात को मॉर्निंग में 1 बजे वहाँ से पकड़ा गया। और फिर जो है उसका मोबाइल बंद कर दिया गया। फिर जो है सुबह उसका मोबाइल खोला गया 5 बजे, तो उसकी लोकेशन पुलिस स्टेशन की आई। तो दोस्तों ये पूरा जो है जितना भी एविडेंस था ये पूरा जो अक्यूज्ड है उसके हक में गया और उसको कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी कर दिया। और लेकिन पुलिस की स्टोरी बहुत ही इसमें डाउटफुल रही, क्योंकि जो है जिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा था उसको वही उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। पुलिस को शायद लगा कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को किसी पाकिस्तानी नेशनल को पकड़ना बहुत बड़ी एक जो हीरोइक डीड है और हमें इसमें शाबाशी मिलेगी कि भाई जो है इन्होंने एक उग्रवादी पकड़ लिया या इन्फॉर्मर पकड़ लिया पाकिस्तान का। तो वो इस चक्कर में जो है उन्होंने बहुत सारे फॉल्स एविडेंस क्रिएट किए अपनी स्टोरी को पुख्ता करने के लिए। लेकिन अंततः जो है जो अक्यूज था उसको लाभ मिला गूगल टाइमलाइन, उसकी लोकेशन हिस्ट्री थी, वो सब चीज़ें जो है बयान करती गई और एक एक करके पूरा केस जो है प्रोसिक्यूशन का रेत के ढर्रे की तरह ढह गया। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जब जहां आपके बचने के कोई चांस नहीं होते वहां आपका मोबाइल फ़ोन आपको बचा लेता है। बस खाली आपको जो है थोड़े फीचर सेट करने हैं। अगर आपने फीचर सही से सेट कर लिए तो, और अगर आप निर्दोष हैं और आप पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और आपको कोई फंसा रहा है आपके रिलीजन के बेस पे, आपकी लैंग्वेज के बेस पे, आपके लुक्स के बेस पे आपको जो है फंसाया जा रहा है, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं बशर्ते कि जो है
आप निर्दोष होने चाहिए और आपके मोबाइल में वो चीज़ें सब रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों आप भी जो है सतर्क हो जाएं और अपना बचाव रखें, ऑडियोज़ के बारे में, वीडियोज़ के बारे में, व्हाट्सएप चैट के बारे में, और जो है गूगल टाइमलाइन को जो है आप लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी लोकेशन सबको पता चले और आप जो है कोई आप पर ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि आप इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ थे। और इस संबंध में दोस्तों जो जो टेलीकॉम कंपनीज थी, टेलीकॉम कंपनीज ने भी जो है सही है सर्टिफाई किया अपनी टेस्टिमोनी में कि ये जो डिफेंस का जो एविडेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो ये असगर नाम का व्यक्ति था, ये टूरिस्ट वीज़ा पर इंडिया घूमने आया था और इसको जो है 4 लोकेशन दी गई थी घूमने के लिए कि वो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को टच कर सकता है। उसमें एक मुंबई थी, एक अहमदाबाद थी और एक उसमें सूरत था। तो ये 3-4 लोकेशनें थी और 2 एग्जिट पॉइंट उसको दिए गए थे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट 2 दिए गए थे। या तो वो जो है मुंबई के रास्ते वापस जो है वो जा सकता था अपने देश में वीज़ा ख़त्म होने के बाद, या वो अटारी के माध्यम से जा सकता था। और तो दोस्तों